स्मृति ईरानी जो लगातार राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आई थी, अब उनकी तारीफें कर रही हैं, क्या कहना है? बोल रही हैं कि उनका राजनीति करने का तरीका कुछ अलग है। दरअसल क्या होता है, जो नशेड़ी होते हैं नशा करते हैं और जब नशा ज़्यादा चढ़ जाता है उसके बाद वो नींबू पानी, सोडा, कुछ और इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं जिससे नशा कुछ हल्का पड़ जाए। तो वही वाला काम यहाँ पे हम इस काम को उसी तरह से देखते हैं। अब इनकी एक नशेड़ी जो है सांसद, उन्होंने ज़बरदस्त इनको बीजेपी को क्षति पहुँचाई है अपने बयानों से। उसके बाद अब उसको थोड़ा सा पैचअप करने के लिए, कि नशा तोड़ने के लिए बस वो स्मृति ईरानी ने अपना थोड़ा सा भाषण रिलीज़ कर दिया है कि शायद ये नशा उतर जाए। जो नशेड़ी होते हैं जिनको दारू ज़्यादा पी लेते हैं, अगले दिन नशा उतारने के लिए नींबू पानी पीते हैं, वही वाला हाल इन्होंने पैदा करा है कि उसका नशा ज़्यादा हो गया था, अब उसको उतारने के लिए नींबू पानी के तौर पर जो है स्मृति ईरानी का जो है उनका बयान पेश कर दिया गया है। मतलब कंगना ने जो बयान दिया था उसको मुद्दा भटकाने के लिए अब स्मृति ईरानी बिल्कुल जी, बिल्कुल, ताकि दिखा सके नहीं देखो जी, हम भी ऐसा नहीं है, हम गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, वो दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी के लिए अगर उसने गलत बोला तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं और गलत तो गलत ही रहेगा। और राहुल गांधी जी मैच्योर होने हैं, धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। बस अब थोड़े से कांग्रेसी जो है थोड़ी सी वो सुन के उनके हिसाब से कि कांग्रेसी राहुल जी की तारीफ सुन के ठंडे पड़ जाएंगे, उनके अटैक हल्के पड़ जाएंगे बीजेपी के ऊपर। उनकी ये मेंटेलिटी काम कर रही है इस चीज़ में। क्या लगता है भाजपा के अंदर चुनाव को लेकर डर आ गया, क्योंकि एक तरफ कोई तारीफ कर रहा है तो कोई बुराई कर रहा है? पूरी तरह डर समा चुका है, पूरी तरह बैकफुट पे है भाजपा आज की डेट में। अभी 4 राज्यों के चुनाव नवंबर में और अक्टूबर स्टार्टिंग में होने थे। अक्टूबर और नवंबर सबकी वो थी डेडलाइन चुनाव कराने की। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे 15 अगस्त को यहाँ से भाषण दिया, हमारा पूरा देश जो है एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। और उसके बाद ही चुनावों की घोषणा होती है। मात्र 2 स्टेट में चुनाव की घोषणा करके रह जाते हैं और बाकी 2 स्टेट को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें उनके जो है गोटियाँ फिट नहीं बैठ रही थी। झारखंड में चंपई सोरेन जी हैं, वो बगावत करने के मूड में दिख रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि कभी हमारी पार्टी में आ जाए और उसके बाद जाके इनको जो है वहाँ पे घोषणा करी जाएगी। तो वहाँ की घोषणा साथ नहीं करी। जम्मू कश्मीर की करनी इसलिए पड़ी, हालात जम्मू कश्मीर में भी खराब है, इनके लड़ नहीं पाएंगे वहाँ पे भी। कश्मीर की घोषणा से करनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑलरेडी डंडा दे रखा था कि वहाँ पे हर हालत में चुनाव होने चाहिए। महाराष्ट्र में तो इनका सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा था। महाराष्ट्र के चुनाव किसी तरह लंबा करने में, खींचने में, टालने में लगे हुए थे। अब वहाँ के भी कोशिशों में जा रही हैं और बची कुछ इनकी जितनी आगे खींचने की कोशिश थी, वो अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो मूर्ति धराशायी हुई है, वो बची कुछ इनकी संभावना है वो वहाँ भी खत्म हो गई। क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र में पार्टी अपनी जगह है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी जगह हैं। उनके सम्मान के आगे कोई भी पार्टी, कोई भी बंदा वहाँ पे कोई समझौता नहीं करता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो लोकल छोटी छोटी पार्टी हो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे एक छत्र राज करने वाले वहाँ के हैं, थे भी और हैं भी। अभी भी उनका राज वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का है, चलता है। तो उनका जो अपमान हुआ, जो उनकी मूर्ति टूटी गई है, उस तक में बीजेपी ने घोटाला कर दिया, घपला कर दिया है। और उसके लिए जाके हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह से बात हुई है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति टूट गई है। अब जाके वहाँ पे अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उससे कुछ होने आने वाला नहीं है। जो अस्मिता उनकी थी वो दाव पे लग गई, वो लोगों ने देख लिया और अपना मन बनाए बैठे हैं। बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा के मानेंगे। अब विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि मोदी जी चुनाव से पहले महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभी क्यों सारे मुद्दे उठा रहे हैं? महिला सुरक्षा की बात तो वो लगातार करते हैं, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। मैं तो पिछले 2022 से लगातार उनको महिला सुरक्षा पे भाषण देते हुए देख रहा हूँ। हर 15 अगस्त पे उनका यही काम होता है और हर उसके भाषण देने के फ़ौरन बाद ही 2022 में उन्होंने इसी लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, महिला अस्मिता सर्वोपरि, महिला सुरक्षा सर्वोपरि। 1 घंटे बाद उनके बीजेपी शासित राज्य गुजरात से बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया गया, उनको रिलीज़ कर दिया गया, उनके माफ़ कर दी गई, उनकी सजाएं बाकी जो थी वो माफ़ कर दी गई। और उसके बाद जब वो जेल से छूटे, उनका ऐसे स्वागत करा गया, मालाएं पहना के, मिठाइयाँ खिला के स्वागत करा गया। निकल गई सारी हवा महिला सुरक्षा की। उसके बाद अभी इस साल उन्होंने बात करी महिला सुरक्षा की, इस 15 अगस्त पर फिर बात करी। इसी 15 अगस्त से 7 दिन पहले हरियाणा में बाबा राम रहीम जो है अपने आप को कहता है, बलात्कार के जुर्म में 20 साल के लिए वो अंदर है, उसको फिर से 21 दिन की पैरोल पे छोड़ दिया गया। बलात्कारी बाबा को हत्यारा भी है वो, साथ साथ उसको हत्या की और बलात्कार की सजा है, दोनों 20-20 साल की सजा उसको भूल चुकी हैं। उसको 4 साल की सजा में 7 बार उसको 14 बार उसको पैरोल मिल चुकी है। करीब करीब 7 महीने वो बाहर रहा है, 210 दिन वो बाहर रहा है 4 साल में, और हर बार उसको पैरोल मिल जाती है, फरलो मिल जाती है और वो बाहर आ जाता है। तो कितना बढ़िया महिला सुरक्षा कर रहे हैं माँ। BHU IT सेल आपको याद हो, BHU गैंगरेप आपको याद होगा, IT सेल के बीजेपी के पदाधिकारी उसमें शामिल थे यूपी में। अभी पीछे जब वो मामला बहुत सुर्खियों में आया था तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। उसके बाद वहाँ से अब उनको तीनों को जमानत मिल गई है, 2 बाहर आ चुके हैं, 1 7 तारीख को बाहर आ जाएगा गैंगरेप के आरोपी। इस तरह से महिला सुरक्षा की बात करी जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद, उसका योगी सरकार जो है वापस ले रही है मुकदमा, कि मुकदमा वापस लेगी, उनके ऊपर रेप केस था उसको वापस लेने की तैयारी चल रही है। इस तरह से महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करा जाता है और ये कहते हैं महिला सुरक्षा में सर्वोपरि हैं। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, उनके तो खाने के भी और हैं और दिखाने के भी और हैं। झूठ झूठ झूठ
जितना मर्जी बुलवा लो, कोई सानी नहीं इनका। अब विनेश फोगाट भी किसानों के साथ प्रोटेस्ट में बैठ गई हरियाणा में, तो क्या लगता है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? पड़ गया जी, पूरा प्रभाव पड़ गया। विनेश फोगाट जी के साथ आज पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में सिंपैथी की लहर है, जिस वजह से वो 100 ग्राम मजर मरने की वजह से वो बाहर आई हैं और उन्होंने वर्ल्ड क्लास पहलवान जो था उसको भी चित्त करा था। इस बार उनकी उसमें क्षमता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्या अनफॉर्चुनेट ये हुआ है, वो जो बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गई। लेकिन उनके लिए पूरे हरियाणा में इस टाइम बहुत अच्छा माहौल है और वो जब किसानों का साथ देनी, जाहिर सी बात है वो भी किसान की बेटी हैं, तो जब वो आके साथ किसानों के बैठेंगी तो फल तो मिलना ही मिलना निश्चित है। कांग्रेस को फेवर मिलेगा ही मिलेगा हर हालत में। कांग्रेस सर्वोपरि है इस वक्त, कांग्रेस का कोई वहाँ पे तोड़ नहीं है, कांग्रेस आएगी ही आएगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं वहाँ पे, उन्होंने भी अपनी न्याय यात्रा निकाली हरियाणा मांगे हिसाब, जिस भी जिले से निकली है हर जिले में हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़े, निकल के आए लोग, भरी गर्मी में निकल के आए, कोई परेशानी नहीं हुई लोगों को, उनके साथ जुड़े, उन्होंने अपने मुद्दे उठाए, जनता के मुद्दे उठाए। आ रही है कांग्रेस, कन्फर्म आ रही है। वहाँ पे इनकी हालत ख़राब है, अब तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं, इसको बुला, इसको शामिल करा, ये कर वो कर। वहाँ पे एक बीजेपी की पुरानी नेता थी कांग्रेस की किरण खेर, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें राज्यसभा दे दी है। अब उन्हें वो वहाँ विधानसभा भी लड़ाने की तैयारी चल रही है, तो कर लें जितनी मर्जी है, पैतरेबाजी चल रही है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस से भी साफ साफ बोल दिया, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाना हो, हर जगह से वही चुनाव जीतने वाले हैं। लग रहा है पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर की दावा किस लिए पूरा होता है? जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हुई, बीजेपी ने अपने 45 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली, सुबह वो लिस्ट जारी होती है, शाम होते होते वो लिस्ट वापस हो जाती है, पता चल जाता है कि तो सारे हारने वाले लोगों ने मना कर दिया, भाई हमें तो टिकट ही नहीं चाहिए, हमें क्यों हमारा नाम क्यों डाल दिया। बगावत हो गई इनकी अपने उसमें ही। 45 लोगों में से कई सारे लोगों ने उन्होंने कहा हमें तो लड़ना ही नहीं चुनाव, हमें तो पता है हम हारेंगे, हम अपना पैसा और धनबल के ऊपर बात करें। इस वजह से उनको 45 कैंडिडेट की लिस्ट सुबह जारी करके शाम को वापस लेनी पड़ गई, पता चल गया हारे पड़े हैं। अब दोबारा से मंथन हो रहा है, दोबारा नई लिस्ट से जारी हो रही है, जो भी होगा जैसा भी हो, हारेंगे तो है ही, हर हालत में हारना है ही, वहाँ पे कन्फर्म है। चुनाव कराना मजबूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। तो मुद्दा क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? जनता वोट डालते हो किन मुद्दों पे देखते? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, धार्मिक असहिष्णुता है, धर्म को धंधा बनाने की राजनीति है, और लगातार उसके बाद जो भारत में जाति के जनगणना की मांग उठ रही है उसके बारे में बात करनी है। संविधान बचाने की जो बात शुरुआत हमने लोकसभा से पहले शुरू करी थी कांग्रेस पार्टी ने, संविधान अभी भी कई जगह खतरे में है, संविधान की प्रावधानाएं जो है वो पूरी नहीं करी जाती। पूरे संविधान को कहीं से भी आप पलट के देख लो, बुलडोजर तंत्र कहीं भी नहीं है लिखा हुआ उसमें। अगर आपका घर अवैध है तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ का, वो आपको नोटिस भेजेगा, आपसे पूछेगा भाई आपने अवैध बनाया है, या तो आप इसे रेगुलर कराओ या इसका नक्शा पास कराओ या जुर्माना देके इसे पास करा लो। दोनों तीनों फॉर्मेलिटीज अगर वो नहीं पूरी कर पाता उसके बाद जाके फिर वो गिरता है मकान। लेकिन आज की डेट में हो क्या है, सुबह अगर वो अभियुक्त है और खास तौर से किसी एक विशेष धर्म का अभियुक्त है, तो सुबह अगर वो आज पकड़ा गया तो अगले दिन 24 घंटे के अंदर उसके घर को अवैध घोषित करके फौरन बुलडोजर चला दिया जाता है। तो सारी जनता इस बात को देख रही है कि एक धर्म के नाम पे और एक ही जाति के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कहीं और इसके ऊपर बुलडोजर चलता नजर नहीं आता किसी और के ऊपर। तो वो भी चीज़ मुद्दे रहने वाले हैं लगातार, ये जो बढ़ रहा है लगातार। तो राहुल गांधी का कहना है कि मैं जब भी जाति जनगणना की बात करता हूं तो मुझ पे आरोप लगाया जाता है कि मैं देश का बंटवारा कर रहा हूं। देश का बंटवारा कैसे हो जाएगा? जाति का जनगणना की मांग हो जाएगी तो हर कोई व्यक्ति अपनी जाति पे गर्व करता है। आप तमाम गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखो, गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो मैं जाटव हूँ, गर्व से कहो मैं वाल्मीकि हूँ, गर्व से कहो मैं क्षत्रिय हूँ, गर्व से कहो मैं बंसल हूँ, गर्व से जो भी है मैक्सिमम लोग इसी बात को लिखते हैं, गर्व से कहो मैं चमार हूँ, गर्व से कहो मैं जाटव हूँ, लिखते हैं लोग अपना। जब लोगों को अपनी जाति बताने में शर्म नहीं आती तो जनगणना में बताने में शर्म किस बात की? और जनगणना होगी तो पता चलेगा कौन सी जाति ऊपर उठ चुकी है, कौन सी जाति नीची रह गई है। तो जो नीची जाति हैं उनके लिए और काम करा जाएगा, उनको ऊपर लाने का प्रयास करा जाएगा। समाज का हर तबका आखिरी तबके तक जब सारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे तभी तो देश तरक्की करता है। ऊपर से लेकर नीचे तक जब सारे मजबूत होंगे तभी तो देश मजबूत होगा। देश है क्या? हम ही लोग तो सारे देश हैं। आप मजबूत, मैं मजबूत, ये मजबूत, ये मजबूत, सब लोग मजबूत तो देश अपने आप मजबूत। हम सब कमजोर तो देश कमजोर, सीधी सी बात है। जैसे कि आपने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा रहने वाला है, पर मोदी जी विदेशों में जाके बोलते हैं कि मैंने 8 करोड़ रोजगार देने का काम किया है जनता को। झूठ झूठ झूठ। विदेशों में जाके तो वो कुछ भी बोल देते हैं। हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, हर हफ्ते एक नया IIM खुल रहा है, हर हफ्ते एक नई IIT खुल रही है। IIT और अभी तक वही 23 की 23 हैं, एम्स वही 22 के 22 हैं, यूनिवर्सिटी वही 500 थी 500 हैं। कौन सी नई खोली है उन्होंने? 4 या 5 यूनिवर्सिटी खोल के हर हफ्ते एक नई खोल रही है। तो पिछले 10 सालों में एक साल में 52 थे, 520 के आगे 1080 यूनिवर्सिटी हो जानी चाहिए थी, कम से कम 540 IIT हो जानी चाहिए थी। IIT अभी तक वही 23 की 23 चल रही है। झूठ बोलने में कौन उनकी जबान पकड़ता है? जाके खड़े हो गए, स्टेज पकड़ लिया, कोई उन्हें काउंटर करने वाला नहीं, कोई उनके सवाल जवाब करने वाला नहीं, कुछ भी बोल के हाँक के चल देंगे। कोई बात तो करें, उन्हें काउंटर तो करें। काउंटर वो करते नहीं है किसी से। काउंटर तब होते हैं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, प्रेस में से कोई मुद्दा उठेगा, कोई पत्रकार पूछे, आपके जैसा कोई और जैसा हमारे जैसा कोई पत्रकार पूछे, साहब एक बार डिटेल तो दो,
8 करोड़ आपने रोजगार दे दिए, आप 8 करोड़ नौकरियां दे दी, कौन से सेक्टर में दी? कोई एक सेक्टर तो ऐसा गिना दो कि हमने इस सेक्टर में इतनी दी, इस सेक्टर में इतनी दी, हमने रक्षा में इतनी दी, या हमने निर्यात में इतनी दी, या हमने रेलवे में इतनी दी। कोई भी नहीं। रेलवे के 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, सेना के 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, केंद्र सरकार के 3 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, और हर जगह तमाम सारे राज्य सरकारों में पद खाली पड़े हैं। उल्टा बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी और कर रही हैं। लगातार विप्रो ने छटनी करी है, अडानी अंबानी इन लोगों ने छटनी करी, सबने देखा है लगातार। तो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, बस रोजगार मिल के नहीं रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को। वो ऐसे अगर रोजगार मानते हैं तो मान लें, रोजगार दिया उन्होंने इन लोगों को। 8 करोड़ वो लोग हैं जिनको उन्होंने रोजगार दिया, जिनके ट्विटर हैंडल बनाए गए और वो ट्विटर हैंडल पे मोदी जी को फॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ी मजे की बात, पीछे बताया गया बड़े जोर शोर से कि ट्विटर हैंडल पे मोदी जी को फॉलो करने वाले लोग 10 करोड़ हो गए हैं। अब पूरे भारत में ही 2 करोड़ 60 लाख जो है लोग ट्विटर चलाते हैं, 10 करोड़ कहाँ से आ गए? फर्जी आईडी बना बना के आपने फॉलोवर तैयार करे ना, तो ऐसे 8 करोड़ रोजगार दिए उन्होंने। बेटा एक फर्जी आईडी बनाओ, मुझे फॉलो करो, और अब देखो मैंने तुम्हें रोजगार दे दिया। जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिनको रोजगार दिया गया था, जिनसे अर्बन नक्सल तक नहीं पढ़ा जा रहा था, अर्बन मैक्सवेल कर रहे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। खुश हैं वो भी और खुश हैं उनके रोजगार पाने वाले भी। स्टार्टअप का सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं मोदी जी, कहते हैं स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है इस देश में। हाँ जी, स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, तो स्टार्टअप धरातल पे है कहाँ? धरातल पे नज़र तो आने चाहिए। स्टार्टअप गिनती बढ़ा देते हैं, गिनती बढ़ाने के बाद वो स्टार्टअप आगे बढ़ता है, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन वो दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद जब वो स्टार्टअप खत्म हो जाता है, उसकी गिनती नहीं बताएंगे। आज आपने यहाँ से एक रेस शुरू करी, 50 बंदों को आपने दौड़ा दिया, पहुँचना फतेहपुरी मस्जिद तक है। हमने 50 लोगों को रेस में दौड़ाया, पहुँच रहा है वहाँ पे बंदे 2, क्या हुआ उसका? पहुँचने वाले तो 2 थे, क्या 50 लोगों ने रेस पूरी करी? 48 तो 20 रास्ते में निकल गए। आप उसकी गिनती दोगे नहीं। बड़े जोर शोर से आजकल 2-3 दिन से आजकल वो जनधन खातों की बात करी जा रही है। हमने 52 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवा दिए, हमने 52 करोड़ जनधन खाते खुलवा दिए। उनमें खातों में 70% से ज़्यादा खाते तो इनएक्टिव पड़े हुए हैं। आपने खाता खुलवा दिया, उसके बाद लोगों के पास पैसा नहीं है, जमा करने के लिए है नहीं, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, खाता जो है इनएक्टिव होकर रह जाता है, चला जाता है। फिर उसकी केवाईसी होती रहे वो सब बात है, लेकिन मैंने तो खुलवा दिया, अब चलाओ ना चलाओ तुम्हारी मर्जी है। अभी पिछले साल एसबीआई ने 8,500 करोड़ रुपए जो है मिनिमम बैलेंस खाते के नाम पे जो है लोगों से वसूले। लोगों के खाते में पैसा नहीं था, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते थे, जो बैलेंस थोड़ा बहुत पड़ा था उसी में से उसने और पैसा काट लिया, 8,500 करोड़ रुपये। तो क्या फ़ायदा ऐसे खातों का? कुछ फ़ायदा है ऐसे खातों का? कुछ भी नहीं। ज़बरदस्ती और बोझ बढ़ा दिया उनके ऊपर बस, लेकिन अपने नंबर बढ़ा लिए। मैंने तो 52 करोड़ लोगों का खाता खुलवाया। अब खाता खुलवाने के बाद वो एक्टिव कितने हैं, वो चालू कितने हैं, चल कितने रहे, ये भी तो देखो। आप धरातल पे कितने हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। मैंने तो फेंक दी, अब लपेटना तुम्हारा काम है भाई, चरखी तुम लपेटो, मैंने तो फेंक दी, बस अब बात खत्म। मोदी जी जो इतने योजनाओं का लाभ गिनवाते हैं, क्या असल में उसका कुछ लाभ होता भी किसी मोदी जी के? मोदी जी की योजनाओं का लाभ आप याद करो। आप एक बार यूपी में गए थे, यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अरे प्रधानमंत्री रोजगार उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको घर मिला? महिला से पूछ रहे थे, हाँ जी मिला। कब मिला? कल ही आए थे अधिकारी, कल ही दे के गए हैं। अब उसको नहीं पता था लेडी को क्या बोलना है, क्या बोलना है। ऑन कैमरा उनकी लाइव चल रहा था, बेइज्जती हो गई कि जी मुझे तो कल ही घर दे के गए थे, अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था ये घर आपका है और कल आपका इंटरव्यू होगा। उसने पोल खोल दी, खूब थोड़ी सी बहुत मीडिया में चली, विपक्ष ने खूब उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष का जो चरण चुम्बक चैनल है चाटुकार मीडिया, उसने इस बात को नहीं उठाया। लक्ष्मी देवी को आवाज़ दिया था वेस्ट बंगाल के चुनावों से पहले, बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन छाप दिए, लक्ष्मी देवी को आवाज़ दिया, लक्ष्मी देवी को आवाज़ दिया। अगले दिन 2-4 खोजी रिपोर्टर पहुंच गए लक्ष्मी देवी को ढूंढते भालते, कहा जी आपको मकान मिला है, बधाई हो, आपके अखबार में फोटो छपी है। मुझे तो पता ही नहीं मेरा मकान कहाँ है, मैं तो ये रहती हूँ पीछे, ये नहीं मेरी झोपड़ी में, तो 500 रुपये महीना किराए पर रहती हूँ। पोल खुल गई। दावे ठोक ठोक के करे जाते हैं, मल्टी स्क्रीन पे चलाए जाते हैं, और जब उनकी हकीकत होती है वो कहीं को दिखाने को राजी नहीं होता। तो दावे जितने मर्जी वो ठोके जाएं, दावे ढूंढ के लाने का काम किसका? मीडिया का। मीडिया चरणों में लौटा हुआ पड़ा है। अब तो योगी जी ने भी बोला कि इन्फ्लुएंसर्स को लाखों रुपए दिया जाएगा, क्या कहना है उससे? मैं आपको बधाई देता हूँ, आप लोग भी शुरू हो जाओ, कम से कम आपको 2 लाख रुपए महीने तो मिलेंगे। 2 लाख से 8 लाख रुपए महीने का उन्होंने पैकेज तैयार करा है सबके लिए। सरकार के गुणगान करो, सरकार की बड़ाई करो, सरकार की तारीफें करो, आपको 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए महीने तक का पैकेज दिया जाएगा। आपको ऐड दिए जाएंगे, पैसा लिए जाओ और मेरे गुण गाए जाओ। पुराने ज़माने में राजे महाराजे जो होते थे ना, वो अपने दरबारों में भांड रखते थे, उनको कहते थे भांड विरासी। उनका एक ही काम होता था, राजा की तारीफ, राजा की तारीफ, राजा की तारीफ, राजा की तारीफ, और उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। राजा खड़े होकर चले, अरे वाह क्या चीते जैसी चाल है। राजा जरा से घूमे, अरे वाह कैसे हाथी की तरह राजा ने झूम झूम के बात करिए। राजा ने आवाज़ लगानी, अरे वाह क्या राजा शेर की तरह चिंगाड़े, चाहे राजा की आवाज़ म्याऊं म्याऊं निकल रही हो। लेकिन ना, आपको याद होगा एक बहुत बड़ी पुरानी कहानी अक्सर वो सपोर्ट में आती है सोशल मीडिया पे, राजा नंगा।
उसे आके एक राजा को बेवकूफ़ बना जाते हैं दो बाहर के व्यापारी आके कि ये वो कपड़ा है जिसे पहनेंगे जो राजा का सपोर्टर होगा, जो राजा में विश्वास रखता होगा, ये सिर्फ उसी को दिखेगा। अगर कोई राजा के में विश्वास नहीं रखता, राजा का सपोर्टर नहीं, तो उसे ये कपड़ा नहीं दिखेगा। और वो यूं करके करते हैं, निकाल के देखते हैं, लो जी ये देखो कपड़ा। अब सारे डरे बैठे होते हैं, हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया कपड़ा, कौन दिखाए कि हाँ जी मुझे राजा से बैर है या मैं राजा को नहीं मानता। और राजा को ये कपड़ा पहनाना है, ऐसे उसकी धोती बांधी, राजा को बिल्कुल नंगा करके पूरी उसकी परेड कर दी। अब बोले तो बोले कौन कि राजा नंगा, लेकिन एक बच्चे ने देख लिया, अरे ये क्या है, राजा तो नंगा, राजा तो नंगा, तो बच्चे को चुप करा दिया। नहीं नहीं बेटा राजा नंगा नहीं, कपड़े कहाँ है, कपड़े मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तो क्या वो बच्चा अबोध था ना, उसने तो सच बोल दिया। लेकिन इसी तरह चरण चुंबक चैनल वालों की फौज तैयार करी जा रही है। बेटा बस हमारी बड़ाइयाँ करो, और देश विरोधी तुमने बात करी है, सरकार विरोधी बात करी, तो तुम्हें जेल में ठूस दिया जाएगा। 3 साल से 10 साल तक, क्या 20 साल तक की उम्र कैद तक की तुम्हें सजा दी जाएगी। और अगर हमारी बात करते रहोगे तो 2 लाख रुपये महीना पाओ, 8 लाख रुपये महीना पाओ और मौज लिए जाओ।